हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम वाइंडिंग इन शाफ्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चंस आपके माइनिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसके साथ ही हमने पार्ट्स में ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, बट इस एक सिंगल मास्टर वीडियो की मदद से आप जो है तो वाइंडिंग इन शाफ्ट से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। As per the CMR 2017, no person shall take with him dash when ascending or descending cage. के असेंडिंग और डिसेंडिंग करते समय केज में कोई भी व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जाएगा। CMR 2017 के अनुसार शाफ्ट रिपेयरिंग टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स बाय मैनेजर्स ऑथराइजेशन, बल्कि मटेरियल्स, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है। तो जिसने जिसने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया उसका आंसर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शाफ्ट रिपेयरिंग टूल्स को लेके जा सकता है या फिर जो मैनेजर के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ऑथराइज किए गए हैं उसे ले जा सकता है, लेकिन बल्कि मटेरियल्स अगर वो चाहे, है ना, जिसमें कि आपका मैंने ना रिपेयरिंग का बात किया है ना मैनेजर्स ऑथराइजेशन का बात किया है, तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है तो नहीं लेके जा सकता है। तो कोई व्यक्ति ये चीज नहीं लेके जा सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। आपका सीएमआर में ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिया भी है यार, क्या पढ़ते हो। कौन सा रेगुलेशन है? रेगुलेशन नंबर 81, सब रेगुलेशन 16A। रेगुलेशन 81 सब रेगुलेशन 16A में दिया हुआ है। No person shall take with him any bulky material other than tools and instruments। ठीक है, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कोई भी बल्कि मटेरियल नहीं ले जाएगा, एक्सेप्ट when engaged in repairing the shaft or with the written per authority of the manager। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Who will authorize the number of persons that shall be allowed to ride in the same deck of cage at one time? यह कौन ऑथराइज करेगा कि कितने व्यक्ति किसी भी एक डेक के केज में एक बार में राइड करेंगे, कितने व्यक्ति राइड करेंगे, यह कौन ऑथराइज करेगा? ओनर, एजेंट, मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच फ्लोर एरिया शैल बी प्रोवाइडेड पर पर्सन इन द केज? पर प्रति व्यक्ति केज में आपको कितना फ्लोर एरिया प्रोवाइड कराना है? 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.3 मीटर स्क्वायर, 0.4 मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 0.20 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन ट्रेवल इन अ केज शैल बी पोस्टेड एट। जो नोटिस है जिसमें कि ये लिखा रहेगा कि कितने व्यक्ति एक केज में ट्रैवल कर सकते हैं एक बार में, वो कहाँ पे लगा के रखा जाएगा? शाफ्ट के टॉप पे, शाफ्ट के बॉटम पे, हर एक शाफ्ट के हर एक इंसेट पे, या फिर इन सभी जगहों पे? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन सभी जगहों पे आपको नोटिस लगा के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017 इन केस ऑफ केज वाइंडिंग? निम्न में से कौन सी चीज प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब कि रोक नहीं लगाई गई है सीएमआर के नियमों के अनुसार? किस चीज पर? तो निम्न में से किस चीज पर रोक नहीं लगाई गई है? सबसे पहला, जो भी व्यक्ति केज में राइड करेगा वो अपने साथ वो तब राइड करेगा जब मटेरियल्स और टब्स जो है तो रेज और लोअर किए जा रहे हैं केज में, तब राइड करेगा। या फिर पर्सन शैल टेक विथ हिम एनी बल्कि मटेरियल व्हाइल असेंडिंग इन केज। केज में आते आते जाते समय जो है तो व्यक्ति अपने साथ बल्कि मटेरियल कैरी करेगा। जितने भी केज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वर्क रेज और टब्स के रेजिंग और लोवरिंग के लिए, उनमें कैचेस लगे होने चाहिए। स्किप बकेट और टब शैल बी फिल्ड अप टू सच हाइट दैट कंटेंट्स कैन फॉल आउट। स्किप बकेट या फिर टब
को इतनी हाइट तक भर देना है कि उनमें से सामान बाहर आ सके, कंटेंट्स उसमें जो भर रहे हैं वो बाहर आ सके। बताएं क्या होगा आंसर? प्रोहिबिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है। तो आपका मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के समय, वेरी गुड एवरीवन, जिन्होंने डी आंसर दिया है ये गलत है, डी इज रॉन्ग आंसर। फिर से पढ़ो। तो जब केज में जब मटेरियल और टब्स जो है तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उस समय राइड नहीं करना चाहिए, तो ये चीज प्रोहिबिटेड है, ठीक है, ये चीज प्रोहिबिटेड है, ठीक है, नहीं पता। दूसरा, अब कोई भी व्यक्ति अपने साथ बल्कि मटेरियल ले जा सकता है, ये चीज भी प्रोहिबिटेड है, इस पे भी रोक लगाया गया है, ठीक है। प्रोहिबिटेड मतलब किस चीज को मना किया गया है, ठीक है, और किस चीज को मना नहीं किया गया है ये पूछ रहा हूं मैं, नॉट प्रोहिबिटेड। नियम के अनुसार किस चीज को पे रोक नहीं लगाई गई है, ठीक है। दूसरा आपका स्किप वाला, बकेट वाला, अब यहां पे बोल रहा है कि स्किप और बकेट इतना भर दो कि उसमें से मटेरियल बाहर गिरने लगे, तो ऐसा करोगे क्या? नहीं, तो ये चीज भी प्रोहिबिटेड है, ये भी प्रोहिबिटेड है। दूसरा, एवरी केज यूज्ड फॉर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ टब्स शैल बी प्रोवाइडेड विद केजेस कैचेस। जितने भी केजेस हैं पर्सन्स को रेज और लोअर करने के लिए यूज किया जा रहा है, उनमें आपको कैचेस प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज प्रोहिबिटेड है क्या? नहीं, ये चीज तो नहीं प्रोहिबिटेड है, नहीं प्रोहिबिटेड है ना ये, तो इस पे रोक नहीं लगाया गया है, तो ये चीज तो करेक्ट हो जाता है ना। मैंने यही तो पूछा है कि इस पे रोक नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, where guides are provided, the bucket shall be raised or lowered from the bottom of the shaft until dash is picked up। अगर गाइड रोप का इस्तेमाल कर रहे हो तो बकेट्स को, गाइड रोप्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो बकेट्स को रेज और लोअर करने के लिए, सॉरी, गाइड रोप्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो बकेट्स को शाफ्ट बॉटम से धीरे धीरे रेज करना है जब तक कि निम्न में से क्या चीज की मदद से उसको पिकअप नहीं किया जाता है? राइडर, स्कैफोल्ड, प्लेटफॉर्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। किस चीज के द्वारा पिकअप करने पर ही उसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज उसको स्लोली रेज किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइडर के द्वारा जब तक उसको पिकअप नहीं कर लिया जाता है तब तक आपका बकेट को स्लोली रेज करना है। राइडर क्या होता है? क्या होता है राइडर बाबू? ये देखिए कुछ इस प्रकार का, ये आपका शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट में आपने क्या यूज किया, इस प्रकार से आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है। अब इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार से गाइड रोप्स आए हैं, प्लेटफॉर्म को इस प्रकार से टांग के रखा हुआ है। यहाँ पे बीच में खाली जगह है जहां से केज अंदर बाहर आएगा जाएगा, ठीक है। अब ये रोप यहां तक आपका जाता है, यहां पे लगा होता है राइडर जिसके अंदर रोप ऊपर नीचे होता है। इस प्रकार से ये कुछ होता है। तो ये केज जो है जैसे ही यहां से होते हुए यहां राइडर के पास पहुंचेगा, तो अब ये जब तक राइडर के पास केज धीरे धीरे ऊपर जब हम रेज करते हैं तो केज जब तक राइडर के पास नहीं पहुंच जाता है ना, तब तक राइडर में से रस्सी जो है तो निकलती रहेगी, रस्सी निकलती रहेगी। जैसे ही केज राइडर के पास पहुंचेगा, आपका डिटैचिंग हुक, रिलायंस कैपल जो भी है वो इससे अटक जाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा रस्सी को, ठीक है।
और रस्सी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब ये जो सॉरी राइडर जो है तो रस्सी को क्रॉस नहीं, रस्सी राइडर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसके बाद डिटैचिंग हुक रिलायंस कैपल नहीं क्रॉस करने देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, राइडर भी ये पोर्शन जो मैंने केकड़े मकड़ी जैसा बनाया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, अब ये इधर भी स्विंग नहीं होने देगा केज को और इधर भी स्विंग नहीं होने देगा केज को, ठीक है। ये पूरा का पूरा अब केज के साथ साथ ऊपर जाएगा। स्पाइडर भी कह सकते हो, टर्म यूज होता है स्पाइडर टर्म, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइडर की इमेज आपको डीजे देशमुख में मिल जाएगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बट डायग्राम टाइप से ही डीजे देशमुख में मिलेगा आपको राइडर, इसी टाइप से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट required to be taken while persons are at work on any scaffold or platform? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक सेकंड कंप्लीट कर दूं। अब बताएं, निम्न में से कौन सा प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, लिया जाना जरूरी नहीं है जब कोई भी व्यक्ति स्कैफोल्ड या फिर प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा होता है? तो उसको स्विंग होने से रोकना है, जो पैसेज है, ओपनिंग है जो कि पैसेज बकेट्स के पैसेज के लिए, उसको इस तरीके से रखना है प्रोटेक्ट करके कि कोई भी चीज उसके अंदर उसके थ्रू फॉल ना करे, उसके अंदर गिरे ना। स्कैफोल्ड को लोअर और रेज नहीं करेंगे ऑथराइज्ड पर्सन के ऑर्डर के अंडर में। जो प्लेटफॉर्म है उसको रेज और लोवरिंग, रेजिंग और लोवरिंग का काम कॉम्पिटेंट पर्सन के अंडर में ऑर्डर के थ्रू जो है तो रेज और लोअरिंग का काम नहीं करेंगे। तो इसमें ऑथराइज्ड पर्सन के अंडर में यह काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट वर्ड यूज कर दिया है, तो यह प्रिकॉशन आप नहीं लेंगे, ठीक है, ये क्योंकि उसके ऑथराइजेशन के अंडर में ही करना है आपको रेजिंग और लोअरिंग का काम। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन द डेप्थ ऑफ शाफ्ट, इफ द डेप्थ ऑफ शाफ्ट, इफ होगा यार, if the depth of shaft is more than 30 मीटर, वाइंडिंग रोप शैल बी मेड ऑफ। शाफ्ट की डेप्थ अगर 30 मीटर से अधिक है तो वाइंडिंग रोप किस चीज का बना होना चाहिए? फाइबर कोर वायर, कोल्ड ड्रोन स्टील वायर, वायर गेजेस या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोल्ड ड्रोन स्टील वायर का बना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट डेप्थ वाइंडिंग रोप शैल बी मेड ऑफ कोल्ड ड्रोन स्टील वायर? कितनी गहराई पर जो वाइंडिंग रोप है कोल्ड ड्रोन स्टील वायर का चाहिए होता है? कितनी गहराई पर जो वाइंडिंग रोप है कोल्ड ड्रोन स्टील वायर का होना चाहिए? मोर देन 30 मीटर, लेस देन 30 मीटर, मोर देन 45 मीटर, लेस देन 45 मीटर? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग रोप्स कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 3.5 years? निम्न में से कौन सा वाइंडिंग रोप 3.5 साल से अधिक यूज किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा वाइंडिंग रोप 3.5 साल से अधिक समय के लिए यूज किया जा सकता है? लव्ड कॉइल रोप्स, स्टैंडर्ड रोप्स, नॉन स्टैंडर्ड रोप्स, नन ऑफ द अबव? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे कोई भी वाइंडिंग रोप 3.5 साल से अधिक समय के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, रेगुलेशन बोल के रखा है भाई, क्या करते हो यार। जान रहा था, इसमें भी लग ही रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं समझा था। What length of rope shall be cut before attaching to capel?
हाँ तो वो तो बाद की बात है ना, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना। तो कैपल से अटैच करने के पहले कितनी लंबाई का रोप जो है तो कट किया जाएगा? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। वेरी गुड आदित्य, शाबाश। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 मीटर। कैपल से अटैच करने के पहले रोप का एक एंड जो कट किया जाएगा कम से कम 3 मीटर कट किया जाना चाहिए। अब रेगुलेशन नंबर बताऊं, फॉलो बुक। हाँ यार 2 मीटर है, ये सागर गलत बताता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दो मीटर होगा, ठीक है। रेगुलेशन नंबर आपका 85 का 6A बी में दिया हुआ है, ठीक है, 6B में दिया हुआ है। ये 3 मीटर जो है किस केस में है? जब आप रोप को टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए भेजते हैं, ठीक है। टेस्ट सर्टिफिकेट के केस में, टेस्ट सर्टिफिकेट की केस में आपका 3 मीटर रोप जो है तो कट करके लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक। अब ये जो 3 मीटर का आप भेज रहे हो, ये 3 मीटर का जो रोप कट करके भेजते हो, मान लीजिए इसी से क्वेश्चन बन गया कि 3 मीटर का जो रोप करके कट करके भेजते हैं, 3.5 साल के बाद अगर रोप हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन लिखेंगे रीजनल इंस्पेक्टर को। अब रीजनल इंस्पेक्टर को जो एप्लीकेशन लिखेंगे, जो एप्लीकेशन लिखेंगे, तो ये 3 महीने मतलब आपका रोप का जो टेस्ट सर्टिफिकेट है ये कितने समय से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए? एप्लीकेशन लिखने के, एप्लीकेशन देने के दिन से कितने महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए? तो इस पे तो करेक्ट आंसर हो जाता है कि 3 महीने, 3.5 साल से अधिक अगर आप रोप का इस्तेमाल करने चाहते हैं तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसी टेस्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो जो रोप के टुकड़े का जो टेस्ट सर्टिफिकेट है वो कितने महीने से पुराना नहीं होना चाहिए? प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया है उसके डेट के रेस्पेक्ट में कितने महीने से पुराना नहीं होना चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। No mode or type of capping shall be used which fails to withstand a load of at least dash the maximum static load। अगर आप कैपिंग करते हो तो कैपिंग करते समय आपका जो कैपिंग वाला हिस्सा है, सॉकेट जिसे कहते हैं, वो मैक्सिमम कितना स्टैटिक लोड झेल सके? क्या मैक्सिमम स्टैटिक लोड का कितने गुना, मैक्सिमम स्टैटिक लोड का कितने गुना लोड झेल सके? 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना। अब ये देखिए, ये आपका रोप, रोप में इस प्रकार से होता है सॉकेट। अब ये जो सॉकेट है इतने हिस्से की बात करता है, इसी को आपके रेगुलेशन में टेपर्ड पोर्शन बोलता है। आपके रेगुलेशन में इसको टेपर्ड पोर्शन बोलता है, ठीक है, इसी को बोलता है टेपर्ड पोर्शन। तो इसकी लंबाई के बारे में बात किया है। खैर यहाँ पे तो हम इसका कितना लोड झेल सके, तो 10 गुना लोड झेलना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टेपर्ड पोर्शन की लंबाई, जो सॉकेट का टेपर्ड पोर्शन है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर रोप डाया आपका 26 mm है या उससे कम है, अगर रोप डाया आपका 26 mm है या उससे कम है, तो टेपर्ड पोर्शन जो है सॉकेट का उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? रोप डाया का 6.5 टाइम, रोप डाया का 7.5 टाइम, रोप डाया का 8.5 टाइम, रोप डाया का 9.5 टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी
आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, what must be the length of tapered portion of socket if rope dia is more than 26 mm? अगर रोप का डाया 26 mm से अधिक है तो उस केस में टेपर्ड पोर्शन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 6.5 times of rope dia, 7 1/3 times of rope dia, 8.5 time of rope dia, 9 1/3 time of rope dia। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कैपिंग, रोप की कैपिंग के लिए कौन सा रोप यूज होता है? व्हाइट मेटल, ब्लैक मेटल, ब्लू मेटल, फेरस मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फेरस मेटल, आपका करेक्ट आंसर है, नहीं है, ए है। चलो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाइट मेटल यूज्ड फॉर कैपिंग ऑफ रोप्स? जो व्हाइट मेटल आप रोप की कैपिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 300, 400, 500, 600, कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट? तो मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अगर व्हाइट मेटल को इस्तेमाल किया जा रहा है कैपिंग के लिए रोप की, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब उसे सॉकेट में डाला जा रहा हो? तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब उसे सॉकेट में डाला जा रहा है? 343, 363, 373, 383। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 363 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एट व्हाट टेम्परेचर सॉकेट शैल बी हीटेड बिफोर पोरिंग व्हाइट मेटल इनटू इट? व्हाइट मेटल डालने के पहले सॉकेट को हीट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो हीट ट्रीटमेंट कितने टेम्परेचर पे दिया जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017, when tools are lowered or raised, the banksman shall not allow that। सीएमआर 2017 के नियमों के अनुसार जब टूल्स को रेज और लोअर किया जाता है तो बैंक्समैन जो है क्या चीज अलाउ नहीं करेगा? मेरे फोल्डर्स ऑलरेडी अलग ही हैं, तो बैंक्समैन क्या अलाउ नहीं करेगा? द बकेट प्रॉपरली लोडेड, कि बकेट प्रॉपरली लोडेड है कि नहीं, है ना, बकेट प्रॉपरली लोडेड होना चाहिए, ये अलाउ नहीं करेगा। या फिर मटेरियल्स जो है रिम के ऊपर तक जो है तो लोड कर दिया है आपने, ठीक है। द बकेट बिफोर बीइंग सेंट अवे इज स्टडीड, भेजने के पहले आपका बकेट क्या होना चाहिए? स्टडी करना है उसको, मतलब कि स्विंग नहीं होना चाहिए, इधर उधर घूम रहा हो, स्विंग हो रहा हो, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। Long timber with ends projecting over the rim are securely fastened to bow। लॉन्ग टिम्बर्स अगर आप बकेट में जो है तो केज में लोड करते हैं तो उनको आप एक बो, चेन या रोप की मदद से बांध के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक्समैन क्या चीज अलाउ नहीं करेगा? तो बैंक्समैन यह चीज नहीं अलाउ करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि मटेरियल आपका रिम के ऊपर लोडेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आर नॉट लोडेड अबाउट द रिम ये वर्ड होना चाहिए, बट उसको हटा दिया तो इसका मतलब ही चेंज हो गया कि रिम के ऊपर लोड कर दो। रिम के ऊपर मतलब कि मान लीजिए ये बकेट है, अब बकेट का ये जो है ये क्या है? इसका रिम है। अब इस रिम के ऊपर तक मैं मटेरियल अगर लोड कर दूं तो मटेरियल ये क्या होगा? बाहर गिरेगा, स्पिलेज ऑफ द मटेरियल देखने को मिलेगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर
84 के सब रेगुलेशन नंबर 9 में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following statement is not true with respect to shaft covering? शाफ्ट कवरिंग के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? शाफ्ट में जो कवरिंग लगाते हैं उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म या फिर स्कैफोल्ड। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एट टॉप ऑफ शाफ्ट where bucket is landed suitable covering with door shall be provided। शाफ्ट के टॉप पे जहां पे बकेट लैंड किया जाता है वहां पर एक कवरिंग प्रोवाइड कराया जाएगा जो जिसमें कि दरवाजे लगे होंगे। दरवाजे किस लिए भाई? ये शाफ्ट हो गया, इसके टॉप पे एक ढक्कन लगा दिया, इसी को बोला प्लेटफॉर्म कवरिंग या फिर स्कैफोल्ड। इसमें 2 ठो डोर्स लगा दो या 1 ठो डोर लगा दो, जितने केज हैं आपके पास, तो केज इसके अंदर बाहर आएगा जाएगा। ठीक है, केज इसके अंदर बाहर आने जाने का जो है तो रास्ता होना चाहिए। अब ये जो डोर है, अगर मैं इस चीज को मैग्नीफाई करके आपको दिखाऊं, चलो लास्ट में बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या बोलता है? जो कवरिंग है और जो डोर्स है वो हर वक्त खुले होने चाहिए। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो शाफ्ट के पूरे एरिया में फैला होना चाहिए, मतलब कि जितना बड़ा शाफ्ट है उतना बड़ा आपका कवरिंग होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए ज्यादा, मतलब इस तरीके का हो कि पूरा ढक ले अच्छे से। ठीक है, चौथा है स्कैफोल्ड को आप जो है तो शाफ्ट बॉटम के 22.5 मीटर के भीतर रखेंगे। ठीक है, शाफ्ट सिंकिंग के केस में ये लाइन बोला गया है, शाफ्ट सिंकिंग के केस में। तो यहाँ पर आपका जो कवरिंग है और जो डोर्स है वो हर वक्त बंद होने चाहिए, उन्हें आप खुला नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे ओपन रखने को बोल रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आपका किंगसुक ने एक डाउट पूछा था कुछ दिन पहले, परसों के लेक्चर में, चलो उसको बता देता हूँ। रेगुलेशन नंबर 80 का सब रेगुलेशन नंबर 11B में आपका बोलता है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप है प्रोटेक्टिव रूफिंग और केज के टॉप के बीच में, जब आपका केज शाफ्ट बॉटम में हो तो कभी भी ये 15 सेंटीमीटर से आर पार ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 केसेस आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल तो समझ में आता है कि ये मेरा शाफ्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा शाफ्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गया, यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, ये मेरा बकेट निकलने का रास्ता। अब अगर मेरा बकेट यहाँ पर है, शाफ्ट के बॉटम पे है, ठीक है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कभी भी शाफ्ट मतलब केज के टॉप और कवरिंग के बीच का, ये कभी भी वर्टिकल डिस्टेंस जो है तो कभी भी 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो गैप है 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा आखिर? लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस गैप में जब ऊपर से देखोगे तो ये इस प्रकार से आपको केज दिखाई देगा और केज आपका इस प्रकार से यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, और ये आपका स्कैफोल्ड में जो आपने छेद बनाया है वो हो गया। तो ये जो गैप है ये इसकी बात कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसकी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ केज अटैचमेंट प्रोहिबिट इट्स यूज? केज के जो अटैचमेंट्स हैं उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है
जो कि उनके इस्तेमाल करने से रोकती है, उनका इस्तेमाल करने से रोकती है। केज में जो भी अटैचमेंट, सस्पेंशन गियर हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी पार्ट हो गया, केज का जो भी अटैचमेंट है, तो वो आपका ऐसा कौन सा चीज है इनमें से, चारों में ऑप्शन में से, जो कि उनका यूज जो है तो करने से रोकता है। ठीक है, यूज करने से रोकता है। तो इसकी इन अटैचमेंट्स का जो गुड क्वालिटी और मैन्युफैक्चर है ना, गुड क्वालिटी या फिर गुड मैन्युफैक्चर इनका यूज होने से रोकता है, या फिर कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ जो है वो पर्याप्त है, वो इनका इस्तेमाल होने से रोकता है। विजिबल डिफेक्ट होने पर, ऐसा मतलब कि ऐसा डिफेक्ट है जो कि देख पा रहे हैं आप, वो इनका इस्तेमाल करने से रोकता है, या इनमें से सभी रोकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेसिकली विजिबल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए एक लाइन यूज किया है, फ्री फ्रॉम विजिबल डिफेक्ट। बनता जा रहा है यार तुम लोगों से, और तुम लोग बनता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों बन रहा है? चलो कोई नहीं, मतलब मन लगा के पढ़ रहे हो। वेरी गुड एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर वाइंडिंग रोप्स? वाइंडिंग रोप्स के से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? वाइंडिंग रोप में किसी भी प्रकार का विजिबल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शैल बी फ्री फ्रॉम विजिबल डिफेक्ट। जो अटैचमेंट है रोप और केज के बीच में, उसको इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए ताकि वो एक्सीडेंटल डैमेज को वैलिडेट करे। ठीक है, सीआईएम अगर चाहे तो अनसेफ कंडीशंस में रोप के इस्तेमाल पे रोक लगा सकता है, या फिर नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट ट्रू है। अब गलत आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन, अब सही लग रहा है मेरे को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट गलत है। वैलिडिटी, अच्छा वैलिडिटी अगर आप करवाते हो, सिंपल सी बात, वैलिडिटी मतलब क्या होता है? आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, इसका मतलब क्या होगा? आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, इसका मतलब क्या है? कि आपका सर्टिफिकेट सही है ना, उसमें कोई गलती नहीं है। वैलिडिटी का मतलब तो ये होता है सब कुछ सही है, आपका वैलिड सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब आ गए, नाम ही नहीं लूंगा मैं। अब आपका, आपने अगर किसी को, मैंने बोला कि आप किसी को वैलिडेट करिए, आप मैनेजर है माइंस के, आपको मैंने बोल दिया कि इसको वैलिडेट करो कि ये सही है या गलत है। अगर आप बोल देते हो वैलिडेटेड मतलब सही है, वैलिडेट अगर किसी को करते हो तो मतलब वो सही है। ठीक है, अगर किसी को ऑब्विएट करोगे, ठीक है, एक वर्ड होता है वैलिडेट का अपोजिट क्या है आपका? कहाँ गया जी, मिल नहीं रहा। एक सेकंड, मिल जाए तब मैं बताऊं कहाँ पे दिया है। रोप, हाँ, रेगुलेशन नंबर 85 में, 85 का सब रेगुलेशन नंबर 1B में दिया हुआ है। तो बोलता है कि जो रोप और केज के बीच में आप जितने भी अटैचमेंट्स यूज कर रहे हो, तो रोप और केज के बीच में जितने भी अटैचमेंट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो अटैचमेंट्स एक्सीडेंटल डैमेज होने के लिए होंगे। ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए इसके लिए होंगे वो सारे के सारे अटैचमेंट्स। एक्सीडेंटल डैमेज होने के लिए क्या करेंगे? चांसेस बढ़ा देंगे कि एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ऑब्विएट, ऑब्विएट वर्ड का यूज करूं, ऑब्विएट वर्ड का यूज करूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? टू रिमूव, टू रिमूव या टू प्रिवेंट
ऑब्विएट का मतलब क्या हो जाता है? टू रिमूव और टू प्रिवेंट। ठीक है, आगे सागर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ, अपोजिट वर्ड है। नहीं समझे? चलो एक बार फिर से बताते हैं। वैलिडेट का हिंदी अर्थ क्या होगा जी? पहले तो ये देख लूं मैं। वैलिडेट मीनिंग, वैलिडेट एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा मुझे हिंदी में। मान्य, मान्यता, वेरी गुड, चलो ठीक है, समझ गए। मान्यता। मतलब कि रोप और केज के बीच में जो भी यूज कर रहे हो, रोप और केज के बीच में क्या है? रिलायंस कैपल, रिलायंस कैपल। ठीक है, और क्या है? और क्या है आपका? डिटैचिंग हुक, डिटैचिंग हुक। और क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, डीबी। और क्या है आपका? आपका केज चेन्स, चेन्स, सिंगल लिंक चेन्स। ठीक है, अब ये चारों के चारों क्या है? आपका अटैचमेंट है रोप और केज के बीच में। अब ये इस प्रकार के अटैचमेंट्स हैं। ये लाइन क्या मतलब समझा रहा हूं, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है? ये इस प्रकार के अटैचमेंट हैं कि एक्सीडेंट को मान्यता दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। वैलिडेट वर्ड का मतलब मान्यता दे रहे हैं। मान्यता दे रहे हैं मतलब क्या? कि एक्सीडेंट को प्रमोट करेंगे, प्रमोट करेंगे। अब यार एकदम हिंदी नहीं बता पाऊंगा मैं। एक्सीडेंट को प्रमोट करेंगे, एक्सीडेंट को वैध ठहराएंगे, एक्सीडेंट को सही ठहराएंगे, एक्सीडेंट करने का जो चांसेस है उसको बढ़ा देंगे। तो क्या आपके अटैचमेंट इस प्रकार के होने चाहिए कि एक्सीडेंट के चांसेस को बढ़ा दें, एक्सीडेंट को बढ़ावा दें? ऐसा होना चाहिए आपका अटैचमेंट? नहीं ना। आपका अटैचमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट को रोके, प्रिवेंट करे। ठीक है, आप समझे? चलो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना फिर। तो ये है शब्दों का थोड़ा बहुत खेला हो जाता है बीच बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाइंडिंग रोप्स? वाइंडिंग रोप्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सिंकिंग शाफ्ट्स के केस में रोप अदर देन नॉन स्पिनिंग टाइप शैल बी यूज्ड। सिंकिंग शाफ्ट के केस में नॉन स्पिनिंग टाइप रोप के अलावा रोप यूज होना चाहिए। रोप जिसका स्प्लाइसिंग हो चुका है उसका वाइंडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कोई भी रोप ऐसा यूज ना करे जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 मैक्सिमम स्टैटिक लोड से कम होता है, 10 गुना से कम होगा ब्रेकिंग लोड। एटलीस्ट 2 रोप्स आपको स्पेयर में रखने चाहिए। वेरी गुड एवरीवन, सभी का आंसर ए है, सभी का आंसर ए है। लेकिन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए कि समझाना पड़ेगा? देखो अब यहाँ पे नहीं समझे, चलो सबसे पहला डी से देखते हैं। डी क्यों नहीं है आंसर? आपका स्टेटमेंट जो ट्रू है वो बताना है। क्या चीज सही है, क्या चीज सही है यह बताना है। ठीक है, वाइंडिंग रोप से रिलेटेड कौन सी चीज,
कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कम से कम 2 वाइंडिंग रोप आपका स्पेयर में, एक्स्ट्रा वाइंडिंग रोप रखना चाहिए आपको माइंस में। कम से कम 2 है क्या? नहीं, एक भी रखोगे तो काम चलेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। मुझे तो ट्रू स्टेटमेंट चाहिए ना, मुझे सही स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर बी का देखते हैं। ऐसा रोप जिसकी स्प्लाइसिंग हो चुकी है उसका इस्तेमाल करें बाइंडिंग पर्पस में। ठीक है, ऐसा रोप जिसकी स्प्लाइसिंग हो चुकी है उसका वाइंडिंग में इस्तेमाल करें। करेंगे क्या? नहीं, वाइंडिंग में इस्तेमाल ऐसे रोप का नहीं करना है, स्प्लाइस्ड रोप का तो इस्तेमाल ही नहीं करना वाइंडिंग में। ठीक है, नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइस्ड शैल बी यूज्ड फॉर वाइंडिंग पर्पस। ऐसे किसी भी रोप का इस्तेमाल ना करें वाइंडिंग पर्पस में जिसका स्प्लाइसिंग हो चुका है। लेकिन यहां तो मैंने बोल रहा है कि स्प्लाइसिंग हो चुका है उसका इस्तेमाल करिए, तो ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखिए, ये भी रॉन्ग है। क्यों? शाफ्ट सिंकिंग के केस में बोल रहा है नॉन स्पिनिंग टाइप रोप का इस्तेमाल। नॉन स्पिनिंग टाइप के अलावा कोई भी रोप यूज कर लो। नॉन स्पिनिंग मतलब ऐसा रोप जो कि गोल गोल ना घूमे। ठीक है, शार्प सिंकिंग के केस में तो ऐसा ही रोप यूज करना चाहिए ना। शार्प सिंकिंग के केस में कैसा रोप यूज होना चाहिए? नॉन स्पिनिंग टाइप का, कि भाई जो गोल गोल ना घूमे। ठीक है, गोल गोल ना घूमे एक ही जगह पे। लेकिन यहां पे मैंने बोला कि नॉन स्पिनिंग के अलावा कोई भी यूज कर लो, तो इसका मतलब नॉन स्पिनिंग के अलावा तो फिर बचा स्पिनिंग रोप यूज करूंगा। और स्पिनिंग रोप तो शार्प सिंकिंग के केस में मना कर रहा है कि यूज मत करो। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। मुझे तो क्या चाहिए? ट्रू स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट क्या है? अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऐसे किसी भी रोप का इस्तेमाल ना करें जिसका ब्रेकिंग लोड मैक्सिमम स्टैटिक लोड से 10 गुना से कम हो। ऐसे किसी भी रोप का इस्तेमाल ना करें जिसका ब्रेकिंग लोड मैक्सिमम स्टैटिक लोड से 10 गुना से कम हो। ठीक है, 10 गुना से अधिक हो मैक्सिमम स्टैटिक लोड से, तो ऐसा ही रोप यूज करोगे ना माइंस में। कम ब्रेकिंग लोड वाला क्यों यूज करोगे यार? कम ब्रेकिंग लोड वाला क्यों यूज करोगे? पट्टा से टूट जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब शॉर्ट में बताता हूं, अभी भी नहीं आया किसी को, चलो कोई बात नहीं। देखो यहां पे मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, इन शाफ्ट सिंकिंग नो रोप अदर देन नॉन स्पिनिंग टाइप शैल बी यूज्ड। रोप विच हैज बीन स्प्लाइस्ड शैल नॉट बी यूज्ड होना चाहिए था फॉर वाइंडिंग पर्पस। एटलीस्ट 1 रोप होगा इसमें। ठीक है, अब पढ़िए सारे स्टेटमेंट, समझ आ जाएगा। बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल एटलीस्ट 1 बोला है, एटलीस्ट 1 बोला है, सही बोल रहे हो भाई। रेगुलेशन बोला है एटलीस्ट एक तो रखो ही रखो। ठीक है, एटलीस्ट 1 आपका रेगुलेशन बोल रहा है कि एक तो रोप रखो ही रखो। तो मतलब आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रोप रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 रखो, मतलब आप एक रोप रखोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आपको 2 तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा रेगुलेशन तो बोल रहा है कि एक भी रखोगे तो काम चल जाएगा ना।
एटलीस्ट 2 के केस में क्या हो जाता है कि आप एक रोप रखोगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरा रेगुलेशन बोल रहा है कि एक रखूंगा तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर मैं यहां पे एटलीस्ट की जगह ये बोल देता कि 2 रोप्स शैल बी केप्ट एज अ स्पेयर, बस इतना लिख देता, एटलीस्ट वर्ड हटा देता, तो उस केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ये स्टेटमेंट उस केस में करेक्ट हो, भाई 2 रोप ठीक है, रख लिया 2 रोप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ रोप शैल बी कट फ्रॉम द कैपिंग एंड फॉर टेस्ट सर्टिफिकेट। कैपिंग एंड से कितने लंबाई का रोप कट करेंगे टेस्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तीन मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ओकेजन्स रोप शैल नॉट बी रिकैप्ड। किस केस में रोप की रिकैपिंग नहीं होगी, किस केस में रोप की रिकैपिंग नहीं किया जाएगा। 6 महीने में, हर एक वाइंडिंग के, ओवर वाइंडिंग के पहले, शॉर्टर इंटरवल्स में, नन ऑफ दी अबव। ये देखो सी डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिफोर लिखा है ना, आफ्टर होगा बाबू, यहाँ पे ओवरवाइंड के बाद करते हैं, हर एक ओवरवाइंड के बाद होता है ओवरवाइंडिंग। आपको कैसे पता ओवरवाइंडिंग होने वाला है मेरा। पहले से ही पता लग गया कि आज हमारे माइंड में ओवरवाइंडिंग होगा, तो चलो जल्दी से वो कर लेते हैं, रिकैपिंग कर देते हैं, निकाल खोल के, फिर ओवरवाइंड कराते रहेंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बुझा गई। Which of the following shall be done with respect to parts of suspension gear in every 6 months? हर 6 महीने में सस्पेंशन गियर के पार्ट्स के साथ क्या करेंगे। हर 6 महीने में सस्पेंशन गियर के पार्ट्स के साथ क्या किया जाता है। रिकैपिंग, एनीलिंग, रिन्यूड, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। रिकैपिंग नहीं करते, सस्पेंशन गियर के पार्ट में नहीं आएगा वो। रिकैपिंग भी तो करते हो हर 6 महीने में। बिल्कुल सही, तो रोप का रिकैपिंग होता है। ठीक है, उसको सस्पेंशन गियर के पार्ट से भी हम अलग रखेंगे। रिन्यूअल का काम कितने साल में होता है, रिन्यूअल कितने साल में होता है, 6 महीने, 6 ईयर्स में। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का नहीं पता मुझे भी। एनीलिंग, एनीलिंग होता है, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, आज सुबह ही देखे थे 6 महीने में, हर 6 साल में रिन्यू करना है, हीट ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, या फिर एनीलिंग करो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये काम हर 6 महीने में करते हैं सस्पेंशन गियर के पार्ट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगर आपको डाउट है ना सस्पेंशन गियर के पार्ट्स में रोप को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सिंपल सी बात याद रखो, ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर, एक लाइन लिखिए, ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर between rope
and between rope and cage, रोप और केज के बीच में, ठीक है, रोप और केज के बीच का जितना भी सस्पेंशन गियर के पार्ट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। Which of the following part of suspension gear is taken apart, clean and carefully examined once at least in every week? सस्पेंशन गियर के किस पार्ट को हर हफ्ते निकाला जाता है अलग अलग करके, फिर साफ किया जाता है और फिर बकायदा केयरफुली एग्जामिन किया जाता है? बेल प्लेट, रिलायंस कैपल, केज चेन्स या डिटैचिंग हुक? हर हफ्ते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पार्ट पूछा है ना अभी, निकाला जाता साफ किया जाता है, ठीक है, पार्ट की बात की है अभी मैंने। अब आते हैं उसके बाद, whose duty is to maintain the record of recapping? रिकैपिंग की जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी है? इंजीनियर, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, अंडर मैनेजर? रिकैपिंग का रिकॉर्ड, रिकैपिंग का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? तो कौन कौन मेंटेन करते हैं? इंजीनियर एंड कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which part of suspension gear is replaced by a new one every week? सस्पेंशन गियर का कौन सा पार्ट हर हफ्ते रिप्लेस किया जाता है? सस्पेंशन गियर का हर एक पार्ट हर हफ्ते कौन कौन सा पार्ट हर हफ्ते रिप्लेस किया जाता है? डिटैचिंग प्लेट, रिलायंस कैपल, डिटैचिंग हुक, शेयर पिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ, सिंकिंग शाफ्ट मेंशन नहीं किए, लेकिन हर हफ्ते आप किस चीज का जो है तो निकाल के पूरा का पूरा अच्छे से साफ सुथरा करते हैं हर हफ्ते। सस्पेंशन गियर का कौन सा पार्ट पूछा गया है, ठीक है, मैंने हर हफ्ते के एग्जामिनेशन की बात नहीं कही है यहाँ पे, मैंने हर हफ्ते का कौन सा पार्ट को क्या किया जाता है, बकायदा निकाल कर साफ किया जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल होता है एग्जामिनेशन कि आप गए एग्जामिन किए चले आए, लेकिन उसको निकाल के साफ सुथरा करें। तो भले मैंने सिंकिंग शाफ्ट नहीं लिखा है, ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तो आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए। डेली चेंज करोगे? डेली आप पूरा डिटैचिंग हुक खोलोगे और डेली चेंज करोगे? कितना बड़ा बात है ये। अब मुझे आइडिया नहीं, मैं रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा हूँ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Opening of which part of suspension gear shall be checked by calipers or gauges once at least in every 30 days? सस्पेंशन गियर के किस पार्ट को जो है तो किस पार्ट का ओपनिंग, सस्पेंशन गियर वर्ड यूज गलत यूज हो गया, बट ठीक है, सस्पेंशन गियर वाले रेगुलेशन में दिया है तो आप कह भी सकते हो। तो
उसके कैलिपर्स और गेजेस की मदद से उसकी ओपनिंग को कितने समय में, 30 दिन में एक बार चेक किया जाता है। तो किसके चेक किया जाता है? डिटैचिंग बेल और प्लेट, डिटैचिंग हुक, रिलायंस स्टेपल, शेयर पिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे विच पार्ट ऑफ हेडगियर होगा, हेडगियर ही होगा। ठीक है, सस्पेंशन गियर नहीं होगा यहाँ पे। हो गया, समझ तो गए ही हो। नेक्स्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ विच पार्ट्स ऑफ वाइंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। वाइंडिंग के किन पार्ट्स का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना जरूरी नहीं है? ड्रम शाफ्ट, ब्रेक टाई रॉड, सस्पेंशन गियर्स, वाइंडिंग रोप्स। वेरी गुड एवरीवन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपका रेगुलेशन 86 सब रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 5 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज डन टू डिटेक्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या पता करने के लिए किया जाता है? हार्मफुल क्रैक और फ्लॉ, टेंशनिंग, स्ट्रेंथ, करोजिव नेचर। अच्छा, ऑल रहता तो ऑल मार देते इसमें। अरे वाह, हार्मफुल क्रैक और फ्लॉ, टेंशनिंग, स्ट्रेंथ, करोजिव नेचर। तो हाँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हार्मफुल क्रैक जो होते हैं या कोई आपका हल्का सा दरार वगैरह पाया जाता है तो उसको डिटेक्ट करके अगर वो खतरे के घंटी देने लायक है, खतरे मतलब खतरा हो सकता है उसके कारण अगर, तो हम उसको डिटेक्ट करके जो है तो अनसेफ बताते हैं और रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत ही इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं और पूरा का पूरा काम बंद करा देते हैं। fully loaded with materials, cage shall have made 5 trips up and down the working portion of the shaft after every। केज को फुली लोडेड करो, जो शाफ्ट है उसके पूरे ऊपर से लेके नीचे तक वर्किंग पोर्शन में कम से कम 5 ट्रिप लगवाओ। लेकिन ये ऐसा बेचारे से क्यों करवा रहे हो? कोई गलती हो गई क्या केज से? तो ऐसा कब करवाना है? वाइंडिंग रोप जितनी बार आप इंस्टॉल करते हो उतनी बार करवाना है। ठीक है, सस्पेंशन गियर के पार्ट्स का रिन्यूअल जितनी बार होगा उतनी बार करवाना है। ठीक है, जितनी बार ओवर वाइंडिंग होता है केज का उतनी बार करवाना है। या फिर ऑल ऑफ दी अबव? अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा कुछ? ओवर वाइंडिंग के बारे में तो बात ही नहीं कही है ना, बोला है क्या? रेगुलेशन नंबर 87 सब रेगुलेशन 1 ओवर वाइंडिंग कहाँ लिखा है बाबू उसमें? लेकिन बोथ बी ए और बी तो कहीं पे नहीं दिया है। तो अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने सही जवाब दिया, हालांकि तुक्के में ही दे दिया मेरे को लग रहा है। अब ये तो बुद्धि लगाया नहीं कि आखिर ओवर वाइंडिंग नहीं दिया है। ओवर वाइंडिंग नहीं दिया है, ठीक है, बट
बिल्कुल, ओवर वाइंडिंग के बाद रिकैपिंग करते हो, हर एक ओवर वाइंडिंग के बाद रिकैपिंग करना है। और आपका ये चीज बोला है, ठीक है, कि रोप का जितनी बार रिकैपिंग करोगे उतनी बार आपको जो है तो 5 ट्रिप मरवाने हैं। ठीक, गुड। तुक्के में आंसर ना दिया करो, सोच समझ के दिया करो जी। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following winding equipment is not examined in every 24 hours by an engineer? हर 24 घंटे में वाइंडिंग इक्विपमेंट, हर 24 घंटे में इंजीनियर के द्वारा कौन सा वाइंडिंग इक्विपमेंट एग्जामिन नहीं किया जाता है? नहीं लेना, तुम कॉपीराइट मार देगा, फिर मेरा नाम यूज होता है। हर 24 घंटे में इंजीनियर के द्वारा कौन सा वाइंडिंग इक्विपमेंट एग्जामिन नहीं किया जाता है? डेप्थ इंडिकेटर, ये किया जाता है। सस्पेंशन गियर के हर एक पार्ट को किया जाता है। केजेस और उसके गेट्स को किया जाता है। हाँ, वाइंडिंग रोप को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अधिक स्पीड से नहीं चलाया जाएगा, ये नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये चीज एग्जामिन नहीं की जाती है 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हर 7 दिन में कौन सा वाइंडिंग इक्विपमेंट एग्जामिन नहीं किया जाता इंजीनियर के द्वारा? हर 7 दिन में हर एक वाइंडिंग रोप को कम से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अधिक स्पीड से नहीं चलाना है। वाइंडिंग रोप को 1 मीटर पर सेकेंड की अधिक स्पीड से नहीं चलाना है। वाइंडिंग इंजन के एक्सटर्नल पार्ट्स का एग्जामिन किया जाता है। वाइंडिंग इंजन के इंटरनल पार्ट्स का एग्जामिन किया जाता है। गाइड्स और सिग्नलिंग अरेंजमेंट्स का एग्जामिन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंटरनल पार्ट्स का एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है वाइंडिंग इंजन के हर 7 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following winding equipment is not examined once at least in every 30 days by an engineer? कौन सा वाइंडिंग इक्विपमेंट 30 दिन में एक बार एग्जामिन नहीं किया जाता है? रोप को 0.5 मीटर पर सेकेंड की अधिक स्पीड से नहीं चलाना है। रोप को साफ करना है, हर एक जगह पे रोप को जो है तो ग्रीसिंग करना है। वाइंडिंग इंजन के एक्सटर्नल पार्ट्स को जो है तो आपको एग्जामिन करना है। तो ये तो आपका 7 दिन में होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा वाइंडिंग इक्विपमेंट को 12 महीने में एक बार इंजीनियर के द्वारा एग्जामिन किया जाता है? इंटरनल पार्ट्स ऑफ वाइंडिंग इंजन, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ वाइंडिंग इंजन, ईच वाइंडिंग रोप, गाइड्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम। साल में एक बार। तो साल में एक बार वाइंडिंग इंजन के इंटरनल पार्ट्स को एक एक पार्ट को खोलकर बाकायदा अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is made to cross from one side of shaft to another side? शाफ्ट के एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए क्या बनाया जाता है? पास बाई, बाईपास, ड्रिफ्ट, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट। वेरी गुड, बाईपास बनाया जाता है। अरे अभी बताया तो श्रेया, 12 महीने में एक बार, साल में एक बार। The weakness or defect found in the examination shall be immediately reported to. अब आप अगर एग्जामिनेशन करते हैं, जैसा कि कल हमने वाइंडिंग इक्विपमेंट से एग्जामिनेशन के बारे में देखा था, फाउंड इन द वाइंडिंग इक्विपमेंट आप कह सकते हैं, इन वाइंडिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो वाइंडिंग इक्विपमेंट के में एग्जामिनेशन करते समय अगर कोई वीकनेस या डिफेक्ट पाया जाता है तो उससे रिलेटेड हम जानकारी मतलब किसको रिपोर्ट करेंगे इसके बारे में? तो इसके बारे में इंजीनियर को करेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन को करेंगे, मैनेजर को करेंगे, या फिर सभी को कर देंगे?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, इंजीनियर या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर गेट्स एंड फेंसेस? गेट्स और फेंसेस से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो गेट्स और फेंसेस से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला ऑप्शन, यह सेल्फ ऑपरेटिंग होना चाहिए, मतलब जो भी गेट या फेंस लगाते हैं वो सेल्फ ऑपरेटिंग हो, अपने आप ऑपरेट हो तो ज्यादा बेटर है। कोई भी व्यक्ति जो वर्किंग शाफ्ट है उसके बॉटम का जो एक्सपोज्ड स्पेस है वहां से कोई भी व्यक्ति ना गुजरेगा और ना उसको क्रॉस करेगा और ना ही पे वहां पर जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन में बोलता है किसी भी व्यक्ति को आप इस चीज की परमिशन नहीं देंगे कि वहां पे जा सके या क्रॉस कर सके शाफ्ट बॉटम के, शाफ्ट का जो बॉटम है वहां उसके एक्सपोज्ड स्पेस को क्रॉस करने का या वहां पर जाने का किसी व्यक्ति को परमिशन नहीं देंगे, इवन फॉर एंटरिंग अ केज और एग्जामिनेशन और रिपेयरिंग। अब चाहे वो केज में जा घुसने के लिए हो या एग्जामिन करने के लिए हो या रिपेयरिंग के लिए हो। लास्ट ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति, no person shall be allowed to work in any such space unless the cages have been stopped। ऐसे स्पेस में काम करने के लिए किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक केजेस को रोका ना गया हो, ठीक है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्सपोज्ड स्पेस, इस सभी जगह पे एक्सपोज्ड स्पेस बोला है शाफ्ट बॉटम का, ठीक है। तो ये आपका शाफ्ट हो गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था कल कि आपका बाईपास होना चाहिए एक, भाई शाफ्ट के इस एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, दूसरे एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए आप बाईपास बना दो, ठीक है। रास्ता थोड़ा लंबा होगा लेकिन बाईपास बना दो, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आएगा। ये है शाफ्ट बॉटम का एक्सपोज्ड स्पेस। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, ठीक है। आपका क्योंकि अगर केज है तो केज आपका क्या होगा, इसके ऊपर गिरेगा और ये टैम बोल जाएगा, ठीक। तो पहला तो है कि भाई वर्किंग अगर शाफ्ट आपका काम में है, शाफ्ट अगर चल रहा है, उस केस में वर्किंग शाफ्ट के केस में कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं है, ये पहला वाला भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, सेल्फ ऑपरेटिंग होने चाहिए, आपका रेगुलेशन में बोला है। अब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए केज में आना है, यहाँ पे केज आ गया, इस आदमी को यहाँ पे केज में चढ़ना है, यहाँ पे केज में इस आदमी को बैठना है, तो उसके लिए तो आ सकता है ना ये, ठीक है। केज के लिए तो आ सकता है भाई, एक्सपोज्ड एरिया में भाई केज में बैठने के लिए तो आएगा। दूसरा, भाई एग्जामिन करना है मान लीजिए शाफ्ट का, उसके लिए भी तो उसको वहां जाना पड़ेगा ना। रिपेयरिंग करना है शाफ्ट का, उसके लिए भी जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लास्ट ऑप्शन तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाता है रॉन्ग। लास्ट स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन था कि नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी सच स्पेस अनलेस द केजेस हैव बीन स्टोर्ड। अब आपका कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ पे काम करने आया है, रिपेयरिंग एग्जामिनेशन का काम करने आया है, तो किसी भी व्यक्ति को तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक केज आप रोक ना दो, ठीक है। अगर आपका केज चल रहा है और उसको काम पे भेज दिए तो भाई वो तो दब के निपट जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है कि किसी व्यक्ति को तब तक ना भेजें काम पर जब तक आपके केज रुके रोके ना गए हों, ठीक है। केज रुक जाए उसके बाद आप जो है तो वहां पर भेज सकते हैं किसी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड पानी पी लिया जाए। भयानक गर्मी पड़ रही है यार यहाँ पे। Which of the following is not a duty of persons riding or working in shaft? निम्न में से अगर कोई व्यक्ति शाफ्ट में काम कर रहा है
या शाफ्ट में राइडिंग कर रहा है केज पे बैठ के, केज में, तो किसी भी व्यक्ति की अगर ये काम करता है तो किसी व्यक्ति की निम्न में से कौन सी ड्यूटी नहीं है, मतलब वो कार्य उसको करना ही नहीं है। नो पर्सन शैल गेट ऑन अ केज आफ्टर सिग्नल ऑफ सेटिंग इन मोशन। No person shall ride on top or edge of any cage. No person shall ride on top of cage for repairing purpose. Every person at top of shaft shall obey the lawful orders and directions of banksman and onsetter. अब कोई भी व्यक्ति जैसे ही सिग्नल हो जाता है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। पहले ऑप्शन में बोलता है कि केज को चलाने के लिए सिग्नल हुआ तो केज चलना स्टार्ट हो जाएगा। उस सिग्नल के बाद कोई भी व्यक्ति केज में नहीं चढ़ेगा। केज को चलाने का सिग्नल मिलने के बाद कोई व्यक्ति केज में नहीं चढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति केज के टॉप पर नहीं बैठेगा कि केज के ऊपर बैठ गया जाके, ठीक है, या केज के किनारे में जाके बैठ गया, लटक रहा है, जैसे वो पहले वो जीप आती थी ना गांव में, कमांडर ड्राइवर आधी सीट में बैठा रहता था, उस टाइप से एज पे नहीं लटकना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर उसको रिपेयरिंग का काम करना है केज में तो केज के ऊपर नहीं बैठेगा, रिपेयरिंग के लिए भी केज के ऊपर नहीं बैठेगा, ठीक है। एवरी पर्सन एट टॉप ऑफ शाफ्ट shall obey the lawful orders and directions of banksman or on setter। शाफ्ट के टॉप पे जो है तो कोई भी व्यक्ति अगर है शाफ्ट के टॉप पे तो जो बैंक्समैन और ऑनसेटर जो ऑर्डर देंगे या जो दिशा निर्देश देंगे उसी के हिसाब से हर एक व्यक्ति को काम करना है, ठीक है। तो ये बात भी सही है यार, अब यहां तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन सिंपल सी बात है यार, अगर कोई रिपेयरिंग का काम करने जा रहा है, कोई रिपेयरिंग का काम करने जा रहा है और उसको केज के टॉप पे बैठना मजबूरी है, तो उस केस में तो वो कर सकता है ना, राइडिंग कर सकता है केज के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोला है कि कभी कोई राइड ही नहीं करेगा, लेकिन आपका रेगुलेशन में बोला है कि एक्सेप्ट द पर्सन एक्सेप्ट फॉर द रिपेयरिंग पर्पस। यस, यू कैन कम इन विश्वजीत। आपको ये ना बोलना मैं गो टू टॉयलेट सर। Which of the following is not a duty of persons riding or working in shaft? फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस अलग हैं। No person shall carry out any examination in any shaft while winding operations are being carried out। जब तक वाइंडिंग ऑपरेशन चल रहा है, वाइंडिंग का काम चल रहा है, पूरा वाइंडिंग का चल रहा है, वाइंडिंग इंजन आपका चल रहा है, तब तक कोई भी व्यक्ति शाफ्ट में एग्जामिनेशन का कार्य नहीं करेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, द इंचार्ज पर्सन ऑफ रिपेयर इन एनी शाफ्ट शैल वार्न द बैंक्समैन अबाउट इट। जो इंचार्ज पर्सन है, मतलब कि रिपेयरिंग के लिए कोई भी अगर व्यक्ति इंचार्ज है शाफ्ट में रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो वो बैंक्समैन को इसके बारे में बताएगा कि हाँ यार हम रिपेयरिंग का काम करने जा रहे हैं, आप जो है तो अभी वाइंडिंग इंजन को चालू नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी पर्सन इंगेज्ड इन रिपेयरिंग ऑफ शाफ्ट शैल बी प्रोवाइडेड विद सेफ्टी बेल्ट। हर एक व्यक्ति जो भी शाफ्ट में रिपेयरिंग के लिए जाता है उसको सेफ्टी बेल्ट जरूर दे देना यार, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति अगर शाफ्ट में रिपेयरिंग का काम करने गया है उसके साथ कम से कम 2 व्यक्ति और होने चाहिए, ठीक है, असिस्टेंट के रूप में उसके साथ कम से कम 2 व्यक्ति और जाने चाहिए। तो कम से कम 2 व्यक्ति नहीं,
एटलीस्ट वन भी पर्याप्त है, एक व्यक्ति भी पर्याप्त रेगुलेशन तो बोलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यह गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is not required by a person engaged in examination, repairing or working in shafts? अगर कोई भी व्यक्ति शाफ्ट में एग्जामिनेशन, रिपेयरिंग या फिर वर्किंग का काम कर रहा है, तो निम्न में से कौन सी चीज उसको प्रोवाइड कराना जरूरी नहीं है? सेफ्टी नेट, जहां पर भी उसका वर्किंग पॉइंट है उसके जस्ट नीचे सेफ्टी नेट प्रोवाइड करा दो। उसके ऊपर एक सुइटेबल कवरिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव हैट होना चाहिए उसके पास, सेफ्टी बेल्ट होने चाहिए उसके पास। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आदित्य क्या करता है जी? हैट पहन के नहीं जाएगा? कुछ गिर गया सर में उसके तो एक छोटी सी कील भी गिरेगी ना तो वो एकदम गोली जैसे लगेगी उसको। सेफ्टी नेट वाला जो है इसके बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग बोला है, प्रोटेक्टिव हैट बोला है, सेफ्टी बेल्ट बोला है। हैट हैट टोपी यार, हेलमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइंडिंग इक्विपमेंट? पूरा लिख देंगे तो बन ना जाएगा जी। निम्न में से कौन सा वाइंडिंग इक्विपमेंट नहीं है? हेडगियर और उसके अटैचमेंट्स केज और रोप के बीच में, वाइंडिंग ड्रम, हेडगियर पुली, नन ऑफ द अबव। निम्न में से कौन सा वाइंडिंग इक्विपमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे वाइंडिंग इक्विपमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ हेडगियर? निम्न में से हेडगियर का पर्पस क्या नहीं है? क्या नहीं है? हेडगियर को सपोर्ट करना, हेडगियर पुली को सपोर्ट करना, टू नॉट विथ स्टैंड डेड एंड लाइव लोड, डेड और लाइव लोड को विथ स्टैंड नहीं करना, केज को बैंकिंग लेवल तक गाइड करने का काम, केजेस को सपोर्ट करना और जो होस्टिंग रोप्स है उसके वेट को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डेड और लाइव लोड्स दोनों को विथ स्टैंड करता है और जो विंड का प्रेशर रहता है उसको विथ स्टैंड करने के लिए आपका हेडगियर यूज होता है। यहाँ पे नॉट नहीं होता तो आपका आंसर ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिटैचिंग प्लेट और हेडगियर पुली के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? डिटैचिंग प्लेट और हेडगियर पुली के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 9। विच हेडगियर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ? नियमों के अनुसार कौन सा हेडगियर जो है तो बनाना अवैध है? कंक्रीट, स्टील, वुड, आयरन। तो ऑप्शन नंबर रेफरेंस वो है ना, अभी चल तो रहा है, क्या बोलते हैं, वाइंडिंग इन शाफ्ट वाला ही लेक्चर तो ले रहा हूँ ईएमटी में, उसमें दिया तो है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वुड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द डाया ऑफ हेडगियर पुली? हाँ सागर, अपना नाम बुलवा ही लेता है तुम। हेडगियर पुली का डाया कितना होता है?
हेडगियर पुली का डाया कितना होता है? रोप के डाया का 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना, 250 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो तो। व्हाट डाया ऑफ पुलिस शैल बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 हाफ्स एंड बोल्टेड टुगेदर? पुली का कितना डाया होने पर उसको 2 टुकड़े में बनाया जाना चाहिए और दोनों टुकड़ों को फिर बोल्ट की मदद से जोड़ा जाएगा? 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2.5 मीटर। हेडगियर पुली में जो ग्रूव्स का डाया है, हेडगियर पुली में जो ग्रूव, जो खांचे बने हुए हैं, उनका जो डाया है वो रोप डाया का कितने परसेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड रोप के केस में? 100, 105, 110, 115। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नहीं, बैक कैच नहीं कहते हैं उसको, बैक कैच नहीं कहेंगे, बैक कैच का तो काम ही अलग होना चाहिए ना यार। भाई वो तो लुढ़क के जब, हाँ मतलब एक बार मैं मुजफ्फर सर से कंफर्म करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा, मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा। अच्छा 1/3 होगा, चलो देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक्ड कॉइल रोप के केस में कितना होगा रोप का डाया, ग्रुप्स का डाया? 100, 105, 110, 115%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 105%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ स्किप्स? निम्न में से स्किप्स का डिसएडवांटेज क्या नहीं है? निम्न में से स्किप्स का डिसएडवांटेज क्या नहीं है? मैन और मटेरियल के लिए, मैन और मटेरियल के लिए वाइंडिंग, मैन एंड मटेरियल वाइंडिंग के लिए सेपरेट अरेंजमेंट करना पड़ता है। स्किप्स जो है तो डर्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं स्टोइंग के लिए। स्किप्स जो है मिल टेलिंग्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गोफ पैकिंग के लिए। वॉशरी रेफ्यूज को भी स्किप्स जो है तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते स्टोव पैकिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डस्ट, मिल टेलिंग्स और वॉशरी रेफ्यूज, इन तीनों को स्किप्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। स्किप्स एक बड़े प्रकार, बड़े साइज का केज जो होता है उसको स्किप कहा जाता है। नेक्स्ट, which of the following is used as an attachment between detaching hook and distribution plate? निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है डिटैचिंग हुक और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के बीच में अटैचमेंट के लिए? रिलायंस कैपल, सिंगल लिंक चेन, बुल चेन, ऑल ऑफ द अबव। सभी का आंसर ए है भाई। डिटैचिंग हुक एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के बीच में क्या होता है? सारे होते हैं। क्या बात, बहुत है बढ़िया, दिल खुश कर दिया आज तुम लोग। भाई साहब सुन लो ध्यान से, रिलायंस कैपल होता है
रिलायंस कैपल। उसके बाद अगला क्या है, डिटैचिंग हुक होता है। फिर उसके बाद आपका बुल चेन होता है। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट होता है। फिर उसके बाद आपका लगा होता है सिंगल लिंक्ड चैन। चैन। फिर उसके बाद आपका लगा होता है केज। तो डिटैचिंग हुक एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के बीच में क्या है, बुल चैन ना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एट व्हाट इंटरवल्स पिट बॉटम बफर्स शैल बी थॉरली इंस्पेक्टेड। कितने इंटरवल में, कितने इंटरवल्स पर, कितने कितने समय में जो पिट बॉटम बफर्स हैं उनका इंस्पेक्शन बहुत ही थॉरो तरीके से होना चाहिए। वैसे तो डेली होता है, थॉरो इंस्पेक्शन कितने समय में एक बार करेंगे, डेली 7 दिन में एक बार, 14 दिन में, 30 दिन में। 14 days। वेरी गुड एवरीवन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7 दिन में एक बार। Once a week, all vital parts of the pit bottom buffer shall be inspected thoroughly। अच्छा तुक्का मारे हो, गलत हो गया सबका। चलो बता देता हूँ थोड़ी देर से पिट बॉटम बफर के बारे में, अलग ही कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम मैन वाइंडिंग स्पीड इफ डेप्थ ऑफ शाफ्ट इज 155 मीटर। अगर शाफ्ट की गहराई 155 मीटर है तो मैक्सिमम वाइंडिंग स्पीड कितनी रखी जा सकती है। 2, 4, 6, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वाइंडिंग स्पीड इन सिंकिंग शाफ्ट्स ऑफ डेप्थ 155 मीटर। सिंकिंग शाफ्ट के केस में अगर गहराई 155 मीटर है तो मैक्सिमम वाइंडिंग स्पीड कितनी हो सकती है, 1.5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गलत हो गया बहुत लोगों का, याद नहीं है किसी को। इसका बता दें। चलो इसका बता देते हैं। ध्यान से देख लीजिए, डेप्थ एंड स्पीड। काहे रो रहे हो भाई, डेप्थ एंड स्पीड अप टू 100 मीटर, 100 मीटर की गहराई तक, 2 मीटर पर सेकंड, 101 से 300 तक, 300 मीटर की गहराई तक, 4 मीटर पर सेकंड। फिर 301 से 500 मीटर की गहराई तक, 5.5 मीटर पर सेकंड। फिर आपका 501 से 700 मीटर की गहराई तक, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है।
अगर सिंकिंग शाफ्ट की बात करें, सिंकिंग शाफ्ट की बात, तो सिंकिंग शाफ्ट के केस में अप टू 150 मीटर, ठीक है, 100-150 मीटर की गहराई तक, जो स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, 151 से लेके 500 मीटर की गहराई तक 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड मोर देन 500 मीटर, 500 मीटर के से अधिक गहराई पर 3 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम बाइंडिंग स्पीड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक बा, कोनो प्रकार का दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एन ओवरवाइंड? ओवरवाइंड के केस में, आंसर बता दिया हूं ना, ठीक है। ओवरवाइंड के केस में कौन सा कार्य नहीं करना है? जो डाउन गोइंग केज है, केज में बंदे बैठे हैं, उनको तो सबसे पहले फर्स्ट एड दो, ठीक है। ओवरवाइंडिंग होने के बाद डाउन गोइंग केज में जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को फर्स्ट एड दो। जो अपगोइंग केज में व्यक्ति हैं, उन सभी को सीढ़ी लगा के वापस से नीचे उतारो, जो लटक गए हैं आसमान में। शाफ्ट को अनकवर कर दीजिए, खोल दीजिए शाफ्ट को, तो ज्यादा बेटर होगा। सेफ्टी हुक को ओपन करिए, साफ करिए, एग्जामिन करिए और दोबारा से रिफिट करिए। तो इस केस में शाफ्ट शैल बी कवर्ड होगा। हम करते क्या है, जैसा कि मैंने आपको एएमटी में भी आज या कल के लेक्चर में बताया था, कि अगर आपका केज ओवरवाइंड हो गया, यहाँ पे हवा में केज लटक रहा है, ठीक है, हवा में केज आपका लटक रहा है, तो शाफ्ट को पहले तो लकड़ी के पटरे या गाटर लोहे के रख के ढक दीजिए, फिर सीढ़ी लगा के सभी व्यक्तियों को उतारिए, ठीक है, और फिर इसको धीरे से क्रेन की मदद से, क्रेन की मदद से क्रेन की मदद से उठाइए, ठीक है। और फिर इसको डिटैचिंग हुक वगैरह को सेट करके, डॉग्स को लीवर खींच के, और इसको धीरे से नीचे लाके बैठा दीजिए, ठीक है ना भाई। सरकार वो है ना, सरकारी क्रेन है, पुराना है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी सही है, काम बढ़िया करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका बफर एग्जामिनेशन करने पे डिफेक्टिव पाया जाता है और उसको डिफेक्ट को रिमूव नहीं किया गया, तो बोलता है कि जब तक उसके डिफेक्ट को, उसकी कमी को आप रिमूव नहीं कर देते हैं, तब तक केज की स्पीड, कितनी स्पीड से केज को उस पे आप लैंड करेंगे बफर के ऊपर? 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड? बफर क्या होता है? आज ही बताया हूं, बफर ट्रेन के डब्बों के पीछे जो लगा रहता है, बफर। ठीक है, अब ये केज आ रहा है, आ रहा है,
और इसके ऊपर केज लैंड करेगा, शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, केज आपका शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 2013, 2013 में दिया हुआ, 2013 के सर्कुलर में ही है। ठीक है, अब बोलता है कि बफर का जो इंस्पेक्शन है, एक तो डेली करो। ठीक है, नंबर 1 डेली करो, डेली जाके देखो बफर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेली इंस्पेक्शन होगा। दूसरा होता है बफर के इंस्पेक्शन में वीकली, वंस अ वीक। वीकली इंस्पेक्शन में आपका बोलता है कि आप बफर के जितने भी वाइटल पार्ट्स हैं, ऑल वाइटल मतलब कि जरूरी, ठीक है, वाइटल पार्ट्स ऑफ बफर thoroughly examined, thoroughly examined होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे 3 मंथ में, 3 मंथ में 3 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में आप जो है केज का जो भी लोड टेकिंग कैपेसिटी है, अरे भाई वो हॉलेज के केस में भाई, केज को लोड करके, केज को फुल्ली लोड करके 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बफर के ऊपर लैंड करेंगे, बफर के ऊपर लैंड करना है। ठीक है, सही शॉट काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है आपका बफर, कोई भी डिफेक्ट अगर पाया जाता है, तो उस केस में जब तक आप उस डिफेक्ट को हटा नहीं देते हैं, उस कमी को दूर नहीं कर देते हैं, तब तक केज को बफर के ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब लैंड करते टाइम केज की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस पे केज लैंड करेगा, शॉक अब्जॉर्बर जिसके ऊपर केज जाके बैठेगा। ठीक है, डिफेक्ट पाए जाने पर जब तक डिफेक्ट को रिमूव नहीं कर देते हैं, तब तक आपके केज की स्पीड लैंडिंग टाइम पे 1 मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल क्लियर? To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.